Today we have brought some important questions from geography और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोलर सिस्टम। इस टॉपिक से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने काफ़ी एफर्ट से बनाया है। इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ हमने इसके कंसेप्ट्स को भी क्लियर करने की कोशिश की है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स इज़ डिफाइंड एज द टोटालिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। टोटालिटी ऑफ एवरीथिंग का मतलब होता है अस्तित्व में होने वाला सब कुछ। इट इंक्लूड्स ऑल फिजिकल मैटर्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा। इसमें सारे स्टार्स आ जाते हैं, प्लैनेट्स आ जाते हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉयड्स, मेटियोर्स, ये सब भी आते हैं, कॉमेट्स। नेक्स्ट इज एनर्जी एंड द लास्ट इज स्पेस। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं या समझते हैं उसको हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। हमारा जो यूनिवर्स है वो काफ़ी बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है और हर ऐसे गैलेक्सी में माना जाता है कि लगभग 1000 बिलियन स्टार्स है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। और इन्हीं गैलेक्सीज में से हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुकी है कि विच गैलेक्सी इज़ द होम ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी। इसको हम लोग हिंदी में आकाशगंगा भी बोलते हैं। हाल फिलहाल में एक और गैलेक्सी की खोज की गई है जिसका नाम रखा गया है ड्वार्फ गैलेक्सी। ये अभी का लेटेस्ट नोन गैलेक्सी है। इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आवर नियरेस्ट गैलेक्सी इज़, तो इसका आंसर है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये हमारे यूनिवर्स से सबसे नज़दीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन अबाउट द यूनिवर्स। It was earlier believed that the Earth is stationary at the center of the universe and the Sun and other planets revolve around the Earth. ऐसा माना जाता था कि हमारा अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और सन और अदर प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। इस थ्योरी को बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी और इसको प्टोलेमी ने सबसे पहले बताया था। बाद में चल के ये थ्योरी गलत साबित हुआ। Copernicus was the first to develop a mathematically predicted heliocentric theory. फ्रेंड्स, ये एरर है, यहाँ सिस्टम नहीं, ये थ्योरी होगा, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। उन्होंने बताया कि जियोसेंट्रिक थ्योरी गलत है और उन्होंने बताया कि अर्थ नहीं बल्कि सन यूनिवर्स के सेंटर में है और अर्थ और अदर प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इस थ्योरी का उन्होंने नाम दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। सो फ्रेंड्स, ये दो थ्योरी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और एक और थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, द बिग बैंग थ्योरी। इट वॉज प्रपोज्ड बाई जॉर्जेस लेमार्टे। सो पहले जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। ऐसा माना जाता है कि आज जो यूनिवर्स हम जानते हैं वो काफ़ी सालों पहले एक ही सिंगल बॉडी में सीमित थी। किसी अज्ञात कारणवश उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ और वो कई सारे टुकड़ों में बट गया, जिसे आज हम गैलेक्सी बोलते हैं। ये भी माना जाता है कि इस एक्सप्लोजन के कारण आज भी ये टुकड़े एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। इस थ्योरी को बोला गया बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जानते हैं व्हाट इज सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अदर हेवनली बॉडीज सच एज एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और मेटियोर्स से मिलके बने हुए हैं। यहाँ पे सोलर सिस्टम का एक डायग्राम भी है। यहाँ पे प्लैनेट्स और सन को दिखाया गया है। मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो पत्थर के टुकड़े हैं इन्हें हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं और ये निरंतर प्लैनेट्स के साथ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। इसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच फोर्स बाइंड्स द प्लैनेट एंड अदर स्मॉलर हेवनली बॉडीज विद द सन। ऐसी कौन सी शक्ति है जो सारे प्लैनेट्स को सन के साथ बांध के रखती है। सो इट्स आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही प्लैनेट्स आज अपने ऑर्बिट्स में है और सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज़, तो इसका आंसर होगा सन। पृथ्वी के सबसे करीब जो तारा है वो सन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है द नियरेस्ट स्टार टू द सन, तो इट इज़ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फ्रेंड्स, इन दो क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। एक पूछा गया है द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, तो ये सन होता है, और नियरेस्ट स्टार टू द सन पूछा जाएगा तो वो होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन आर। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम होती है। ये दो गैसेस सन में पाए जाते हैं, जिसमें से हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम जो 26.5% होता है। नाउ व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन। सन को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन। ये एक तरह का रिएक्शन है। इसमें होता है कि हाइड्रोजन में फ्यूज़न होता है, जिसके कारण वो हीलियम के एटम में बदल जाता है। हीलियम के साथ साथ काफ़ी सारा हीट भी प्रोड्यूस होता है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन है। ये हीट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण से सन के पास इतनी सारी ऊर्जा है। यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये लेयर ऑफ द सन है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि द शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज़ कॉल्ड। तो इसे हम प्रोटोस्फेयर बोलते हैं। पृथ्वी से जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें वो प्रोटोस्फेयर का लेयर ही दिखता है और वो काफ़ी चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है द आउटर लेयर ऑफ द सन इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर है क्रोना। क्रोना इज़ द लेयर ऑफ हॉट गैसेस सराउंडिंग द सन। ये सन के चारों तरफ फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लेयर ऑफ द सन द न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर होता है कोर। पीछे हमने जो देखा जहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण से काफ़ी सारा हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो जो रिएक्शन है वो सन के कोर में होती है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो इसके लिए हमने एक सेंटेंस लिखी है जिससे आपको ये याद रखने में आसानी होगी। माई वेरी अर्नेस्ट मदर जस्ट सर्व अस नाउ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। अगर आप ये सेंटेंस याद रखते हैं तो आपको ये सीक्वेंस याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। ये जो शुरू के 4 प्लैनेट्स है जो सन के काफ़ी करीब है, इसे हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये इनर प्लैनेट्स ज़्यादातर सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है, जिसके कारण से ये काफ़ी डेंस होते हैं। और जो बाहर के आउटर प्लैनेट्स है, इसे हम आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर गैसेस से बने होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं। ये जो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में ही पाए जाते हैं। नाउ वी विल सी द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो आउटर प्लैनेट्स है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज में अरेंज्ड है। मतलब कि सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब आते हैं इनर प्लैनेट्स में। इनर प्लैनेट्स में जो सबसे बड़ा है वो है अर्थ। और फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अर्थ और वेनस ये दोनों ट्विंस हैं, क्योंकि ये एक साइज़ के ही होते हैं। तो अर्थ के बाद जो दूसरा प्लैनेट आता है वो है वेनस। और हम जानते हैं मरकरी जो सबसे छोटा प्लैनेट है, इसलिए मार्स उससे बड़ा है। तो ये जो सीक्वेंस होगी इनर प्लैनेट्स की, ये होगी पहले अर्थ, फिर वेनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। तो आप इस सीक्वेंस से याद रखें तो इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो हम लोग यहाँ पे प्लैनेट बाय प्लैनेट इसके फैक्ट्स पढ़ते चलेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मरकरी के कुछ फैक्ट्स। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे छोटी प्लैनेट है। इसमें ना ही कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही वाटर है, और इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वेनस पे। वेनस इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में सन और मून के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो है वेनस। इसको हम लोग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्विन ऑफ द अर्थ और द सिस्टर ऑफ द अर्थ। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्थ और वेनस का जो साइज़ है वो लगभग सेम है। एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मरकरी लिख देते हैं, इसलिए क्योंकि मरकरी सन के सबसे करीब है। लेकिन ऐसा नहीं है। मरकरी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जिसके कारण जो सनलाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। लेकिन वेनस के चारों तरफ एक बादलों की मोटी चादर है जो सन के हीट को एब्जॉर्व कर लेती है, जिससे वेनस का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस होता है। और वेनस में भी कोई सैटेलाइट नहीं होती है। हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में से मरकरी और वेनस के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
द नेक्स्ट प्लैनेट इज आवर अर्थ। अर्थ इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग द इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में से अर्थ जो है वो सबसे बड़ा है। इसे हम लोग ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। ब्लू इसलिए क्योंकि स्पेस से देखा जाता है तो ये ब्लू कलर का अपीयर करता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ का 70% जो लैंड है सरफेस, वो वाटर से घिरा हुआ है, जिसके कारण से जब इसको स्पेस से देखा जाता है तो ये ब्लू कलर का अपीयर करता है। द अर्थ टेक्स 23 आवर्स 56 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को 23 घंटे और 56 मिनट लगती है एक रोटेशन करने में। ये लगभग 24 घंटे के बराबर होता है। इस रोटेशन के कारण ही हमारे अर्थ पे दिन और रात होती है। नेक्स्ट इज इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। रेवोल्यूशन के कारण ही अर्थ पे चेंज ऑफ सीजन होता है। The next is moon is the only natural satellite of the earth. The next is earth is the densest planet of our solar system. मतलब कि पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे घनिष्ठ ग्रह है। अब हम कुछ मून के फैक्ट्स जानते हैं। मून टेक्स 27 days 7 hours and 43 minutes to rotate on its axis, which is approximately the same period of time to revolve around the earth. This period is called synodic month. मून को रोटेट करने में और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने में अप्रॉक्सीमेटली सेम पीरियड ऑफ टाइम लगता है। इसे हम सिनोडिक मंथ भी बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द मून इज़ द लिबर्टी माउंटेन विच इज़ 11,660 मीटर हाई। मून पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो लिबर्टी माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई 11,660 मीटर है। The next point is the size of the moon is 1/4 of the earth. चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। The next is the gravitational pull on moon is 1/6 of the earth. इसका मतलब होता है अर्थ पे किसी बॉडी की वेट अगर 6 kg है तो मून पे उसकी वेट 1/6 यानी कि 1 kg हो जाएगा। The next point is the study of moon is called सेलोनोलॉजी। चांद के अध्ययन को सेलोनोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स की जो ऊपर की लेयर है वो आयरन रिच रेड सॉइल से बनी हुई है, जिसके कारण ये स्पेस से रेड कलर की दिखती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। इसे बोला गया है फोबेस एंड डेमोस। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द सोलर सिस्टम इज़, इसका आंसर है माउंट ओलंपस विच इज़ 21 किलोमीटर हाई। जिस तरह से अर्थ का जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, उसी तरह से सोलर सिस्टम का जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है वो मार्स में है और उसका नाम है माउंट ओलंपस। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे प्लैनेट पे, जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ऐसा एस्टिमेटेड है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99% जो मास है वो सन में है और बाकी बचे 1% में से 90% जो मास है वो जुपिटर और सैटर्न ने ले रखी है। सो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जुपिटर कितना बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द विंटर प्लैनेट और गैस जायंट। इसे हम विंटर प्लैनेट और गैस जायंट भी बोलते हैं। जुपिटर जो है वो गैस से बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसे हम गैस जायंट भी बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ गैनीमेडा। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से 6 प्लैनेट्स के अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और इन सभी नेचुरल सैटेलाइटों में से गैनीमेडा जो है वो सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है और ये जुपिटर में है। जुपिटर के 67 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्लैनेट, द सैटर्न। सैटर्न इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिंग प्लैनेट। इसे रिंग प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्लैनेट के चारों तरफ गैसेस और आइस के एक रिंग बनी हुई है जो स्पेस से भी दिखती है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। सो इसे रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न इज़, तो इसका नाम है टाइटन। टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। द नेक्स्ट प्लैनेट इज़ यूरेनस। इट इज़ कॉल्ड द ग्रीनिश प्लैनेट। इसे ग्रीनिश प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मीथेन गैस प्रेजेंट है जो कि स्पेस से ग्रीनिश कलर का अपीयर करता है। नेक्स्ट इज
इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद टेलीस्कोप द्वारा जो सबसे पहली प्लैनेट की खोज की गई वो यूरेनस है। एंड टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विथ टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस। सभी 8 प्लैनेटों में से यूरेनस जो है वो सबसे ठंडा प्लैनेट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्लैनेट, नेपच्यून। इट इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर वाला ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्विन ऑफ यूरेनस। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून का भी साइज लगभग एक बराबर ही होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अनलाइक अदर प्लैनेट्स, यूरेनस एंड वेनस आर द ओनली प्लैनेट्स विच रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा होता है कि सोलर सिस्टम के जितने जो प्लैनेट्स हैं अदर देन यूरेनस एंड वेनस, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन यूरेनस और वेनस ऐसे प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रिवॉल्व करते हैं, मतलब कि बाकी सारे प्लैनेट से उल्टा। इसे आप याद रखने के लिए ऐसे देख सकते हैं कि दोनों प्लैनेट्स के लास्ट में नस आता है, यूरेनस और वेनस। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ये दोनों प्लैनेट जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रिवॉल्व करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दे ऑल हैव रिंग्स अराउंड देम। ये सभी प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग होते हैं। हालांकि स्पेस से सिर्फ सैटर्न के ही रिंग इजीली विजिबल है। नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज प्लूटो। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्लूटो कोई प्लैनेट नहीं है। प्लूटो इज कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट। इसे प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया गया है। Pluto was declared that it is no longer a planet on 24th August 2006 by IMU। इसका मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये मीटिंग पराग में हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि प्लूटो को प्लैनेट के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। प्लूटो के अलावा और भी काफ़ी सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। इसमें से एरिस, प्लूटो, होमिया, मेकमेक, सेरेस, ये सब भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं और ये अपने साइज के सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रॉइड्स। दे आर द माइनर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड आर मोस्टली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। ये कुछ ऐसे स्मॉलर हेवनली बॉडीज़ हैं जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में घूमते रहते हैं और इसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। प्लैनेट्स के साथ साथ ये एस्ट्रॉइड्स भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स। मेटियोर्स को हम लोग शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। मेटियोर्स आर फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ फॉर्म ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड्स। कभी कभी होता है कि एस्ट्रॉइड आपस में ही टकरा जाते हैं जिसके कारण से उसकी दिशा बदल जाती है। कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड के टुकड़े कभी अर्थ के तरफ चले आने लगते हैं, इसे हम मेटियोर्स बोलते हैं। ये मेटियोर्स जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। ये इतना ज़्यादा होता है कि ये मेटियोर्स जलने लगते हैं और पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही ये जल के पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ऐसे बॉडीज़ को हम लोग मेटियोर्स बोलते हैं। सो व्हेन दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे बर्न अप कम्प्लीटली बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय द एयर रेजिस्टेंस। सो दीज आर कॉल्ड मेटियोर्स। अब क्या होता है कि कुछ मेटियोर्स काफ़ी बड़े होते हैं और वो पूरी तरह से जल के नष्ट नहीं हो पाते हैं और अर्थ के सरफेस पे उसका कुछ जलता हुआ टुकड़ा आ टकरा जाता है। इसे हम लोग मेटेरॉइड्स बोलते हैं और ये मेटियोर से बड़े होते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए डायग्राम भी बनाया है। तो ये मेटियोर का एक टुकड़ा है जो कि काफ़ी छोटा है और अर्थ तक पहुँचने से पहले ही ये जल जाएगा। लेकिन जो मेटेरॉइड होते हैं ये बड़े होते हैं और अर्थ के सरफेस तक पहुँच जाते हैं। ऐसे बड़े टुकड़े अर्थ के सरफेस के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो फ्रेंड्स, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें कमेंट में फीडबैक दीजिए, हम आपको इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।